नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7 बजने वाले हैं और आज से शुरू हो रहा है चुनावी शंखनाद। आज से हम 400 दिन तक चुनावी शंखनाद में आपको लोकसभा 2024 के चुनाव की हर खबर दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे सत्ता पक्ष अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए दमखम झोंक रहा है, तो ये भी दिखाएंगे कि सत्ता के लिए कौन कौन संघर्ष कर रहा है, तीसरे मोर्चे की क्या सियासत है और विपक्ष में कौन किसके साथ है। चुनाव का ये सबसे बड़ा शो हर रोज शाम 7 बजे आप देखने वाले हैं मेरे साथ। तो चुनावी शंखनाद की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐलान और इरादे से जिसमें एक बार फिर से प्रचंड जीत का बीजेपी के लिए भरोसा है। ये 2024 की हुंकार है। 400 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुद्दे तैयार हैं, मास्टर प्लान तैयार है, चेहरे तैयार हैं। किसी को प्रचंड जीत चाहिए तो किसी को जीत का अश्वमेघ रोकना है। चुनौती पीएम मोदी की हैट्रिक की है। सवाल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सत्ता वापसी का है। दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 दिन के काउंटडाउन का ऐलान कर सियासी शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। 2024 को लेकर चले 2 दिन की मैराथन मंथन में आगे की रणनीति तय हुई, मुद्दे तय हुए, 2024 का पूरा चक्रव्यूह तैयार हुआ। यूं तो बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कल कार्यकारिणी की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के सभी वर्गों से जुड़ने की बात कर अमली जामा पहनाने के तरीके में पिरोया, तो इसके कई मायने निकाले जाने लगे। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को साफ कहा कि समाज के हर वर्ग से जुड़ना है, चाहे वो वोट दे या ना दे। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान सियासी सांचे में आकर मुसलमान तक भी पहुँच गया है। मुस्लिम समाज इसका वेलकम कर रहा है, पूरा देश का मुस्लिम समाज इसका वेलकम कर रहा है, लगातार नीतियों का वेलकम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो विश्वसनीयता है और बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी उनका रुझान हो रहा है, क्योंकि हमने कभी वोट बैंक नहीं रखा है उनको। मैंने तो उनके पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं और शायद इतिहास में ऐसे काम नहीं हुए होंगे। धीरे धीरे उनके समझ में आ रहा है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास तो बोलते ही हैं। सबका साथ सबका विकास, लेकिन इधर जो माहौल बना था उसमें अब उनको समझ में आया कि गलत कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं। इम्पैक्ट है भारत जोड़ो यात्रा, निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा का असर उनके ऊपर भी, उनको भी लग रहा है कि गलती की हमने। पीएम मोदी ने जब हर धर्म से जुड़े पिछड़ों तक पहुंचने की बात की, तो इस मुस्लिम एंगल में पिछड़े पसमानदा का जिक्र होने लगा, जिसके वोट बैंक पर पिछले काफी वक्त से बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमको बिना भेदभाव के विकास के लक्ष्य से अपना काम करना है। हमको मुस्लिम समाज के भी तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से काम करना है। इससे एक बड़ा सकारात्मक माहौल मैंने देखा कि हमारे मुस्लिम समाज में है। समाज ने इस प्रधानमंत्री जी के इस
स्टेटमेंट का स्वागत किया है। अब देखिए, ये जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की, पसमानदा मुसलमानों के उद्धार की जो बात कही है, इससे भारत के पसमानदा मुसलमान, बल्कि यूं कहें कि जो मेजॉरिटी में भारत के मुसलमान हैं वो पसमानदा समाज से हैं, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग होते हैं, जो शोषित वर्ग होते हैं, जो विकास की धारा से अछूता वर्ग रह जाता है, वो पसमानदा मुसलमान कहे जाते हैं। मुसलमानों में बहुत बड़ा वर्ग है, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। 2024 की फतह के लिए पार्टी का टारगेट युवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि 18 से 25 साल के युवाओं ने पिछली सरकार के कुशासन को नहीं देखा है। ऐसे में देश में हो रहे परिवर्तन को लेकर इनमें जागरूकता लाने की जरूरत है। ये जो 18 से 25 के जो लोग हैं, इन्होंने पुराने सरकारों में जो कुशासन चला उसको उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए 2013-14 में उनकी उम्र 10 साल की 12 साल की रही होगी। तो सुशासन और कुशासन का अंतर क्या है? जब हम लोकतंत्र में काम करते हैं तो लोकतंत्र में सुशासन से किस प्रकार से प्रगति होती है, इसका एक कंपैरेटिव इस प्रकार का एनालिसिस करते हुए अगर हम उनके पास जाएंगे तो उनका लोकतंत्र में विश्वास भी बढ़ेगा और साथ साथ कुशासन और सुशासन का अंतर भी उनको समझेगा। पीएम ने अपने भाषण में 100 अलग अलग मुद्दों का जिक्र किया। बीजेपी नेताओं को विवादित बयान से बचने की सलाह दी, सीमावर्ती गांव को मुख्यधारा में जोड़ने पर जोर दिया, जनसंपर्क बढ़ाने की बात कही, गांव-गांव तक लोगों से जुड़ने की बात कही, हर राज्य को एक दूसरे के सहयोग पर जोर देने की बात कही, एक दूसरे की भाषा और संस्कृति स्वीकार करने पर जोर दिया। साफ है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में चुनाव लड़ने का एजेंडा साफ कर दिया गया। अब कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसी एजेंडे के साथ सियासी मैदान में उतरना है, जिनका सिर्फ एक ही टारगेट है 2024 और जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी और विपक्ष दोनों की नजर में 2024 का चुनाव है, मगर उस चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल होना है। इसी साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव की तारीखों का तो आज ऐलान भी हो गया। तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। त्रिपुरा में सीपीआई और कांग्रेस धुर विरोधी हैं और उसका फायदा बीजेपी को पिछले चुनाव में मिला था। मेघालय और नागालैंड में सहयोगियों के साथ बीजेपी सत्ता में है। इस बार भी वो सत्ता में रहने के लिए पूरा जोर लगाएगी, जबकि विपक्ष भी पूर्वोत्तर में बीजेपी को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। लोकसभा का काउंटडाउन शुरू हुआ तो विधानसभा के सेमीफाइनल की तारीखों का ऐलान होने लगा। आज चुनाव आयोग ने नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों की तारीखों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 26 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे 2 मार्च को आने हैं। 2014 से पहले 9 राज्यों में चुनाव होना है। ऐसे में इन राज्यों में जीत हार का सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। यही वजह है कि हर पार्टी अपने हिसाब से सियासी समीकरण बैठा रही है। सबसे बड़ी चुनौती त्रिपुरा को लेकर है। त्रिपुरा में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, 35 सीटें मिली थी। बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। पहले बिप्लब देव सीएम बनाए गए थे, लेकिन मई 2022 में माणिक साहा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। त्रिपुरा में एक दूसरे के धुर विरोधी कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन कर लिया। उनका मकसद बीजेपी को रोकना है, लेकिन टीएमसी यहां अपना जनाधार बढ़ा रही है। ऐसे में वो विपक्षी एकता को यहां भी कमजोर करती नजर आ रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं मेघालय में भी ममता ने मोर्चा संभाल रखा है, जो बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। 2018 में एनपीपी बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी थी। कांग्रेस यहां मुख्य विपक्षी पार्टी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में कांग्रेस के कई विधायकों ने बगावत कर दी और टीएमसी में शामिल हो गए। उसके बाद टीएमसी मुख्य विपक्षी दल बन गई। मेघालय के लिए दीदी ने मोर्चा खोल रखा है, जहां वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। जो विपक्ष मोदी के खिलाफ एक साथ आने की बात करता है, वो राज्यों में अपने सियासी फायदों के हिसाब से अलग हो जाता है। मेघालय में 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21 सीटें जीती थी। बीजेपी को यहां महज 2 सीटें ही मिल सकी थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीईपी को 19 सीटें मिली थी।
बहरहाल चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होने वाली है, जिसे लेकर हर पार्टी रणनीति तय कर रही है। आज तक ब्यूरो। फरवरी में इन 3 राज्यों में, उसके बाद कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्य होंगे। कुल 9 राज्यों में चुनाव और उनके नतीजे 2024 में यकीनन अपना पूरा असर डालेंगे। बीजेपी ने अपनी पार्टी के मंथन के बाद ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी, मगर विपक्ष पसुपेश में है। एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी को हराने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर केसीआर कई विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर रैली कर रहे हैं। उनका इरादा बता रहा है कि वो तीसरे मोर्चे की नींव रख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नहीं है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार भी खामोश हैं। तो सवाल यह है कि बीजेपी के खिलाफ क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कि इस बार भी देश के लोग बीजेपी को चुनेंगे। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार भी लोग पीएम मोदी को ही बनाएंगे। बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कि फिलहाल पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, मगर बीजेपी के ऐलान के साथ ही 2024 की सत्ता के लिए विपक्ष का भी संघर्ष शुरू हो चुका है। 2024 के सियासी संग्राम के लिए सत्ता और विपक्षी खेमे चुनावी युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी मोर्चेबंदी की तस्वीर तेलंगाना के खम्मम से आई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खुद को बीजेपी को चैलेंज देने वाली एक राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर पेश करने के लिए रैली का आयोजन किया। इस रैली में उन्होंने समान सोच रखने वाले दलों के चुनिंदा नेताओं को बुलाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा सीपीआई के डी राजा उनके बुलावे पर हैदराबाद पहुंचे। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने का, वो भी जुमला निकला। इन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करने का, जुमला निकला। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, जुमला। इन्होंने कहा था 15 लाख हर घर के खाते में आ जाएगा, जुमला। तो भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है। केसीआर समेत इन सभी नेताओं ने यादाद्री मंदिर में दर्शन किया। 1200 करोड़ रुपए खर्च करके केसीआर सरकार ने इस मंदिर का काया पलट किया है। इसे बीजेपी को चुनौती देने के लिए हिंदू पार्टी के तौर पर भी देखा जा रहा है। यहाँ से ये नेता खम्मम पहुँचे। ये टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति से पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस किए जाने के बाद पहली रैली थी और रैली का मजमून अखिलेश यादव के बयान से समझा जा सकता है। समय समय पर रुकावट कैसे पैदा हो, नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, उनके विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं, उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, उनकी छवि कैसे खराब की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। करीब 3 महीने पहले दशहरा के मौके पर केसीआर ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर लॉन्च किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। एक मंच पर उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं को एकजुट किया। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि ये विपक्षी एकजुटता को कितना मजबूत करेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती देगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि केसीआर ऐसा मोर्चा बनाने में जुटे हैं जिसका इरादा तो बीजेपी का मुकाबला करना है, लेकिन वो कांग्रेस को मोर्चे से बाहर रखना चाहते हैं। ये उस कांग्रेस को बाहर रखना चाहते हैं जो राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को चुनौती देने निकली है।
जानकारों की माने तो विपक्ष की चुनिंदा मोर्चेबंदी से बीजेपी को कम और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने के आसार हैं। याद कीजिए मई 2018 की ये तस्वीरें, जब कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिलाया था और कुमारस्वामी की सरकार बनी थी। इस मौके पर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव आते आते ये एकता बिखर गई थी और फायदा बीजेपी को मिला था। हाल के चुनावों में भी ये देखा गया है कि जिन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, वहां क्षेत्रीय दलों की उम्मीदवारी से कहीं न कहीं बीजेपी को ही फायदा मिलता है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरने की बात कर रही है, मगर विपक्ष के नेता सबको साथ लेने की बजाय चुनिंदा मोर्चेबंदी में जुटे हैं। याद कीजिए अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गए थे, मगर केसीआर की रैली में दोनों मौजूद हैं और दोनों का निशाना बीजेपी ही थी। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी कई सारे वक्ताओं ने कहा तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। विपक्ष में पीएम का चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में कांग्रेस से इतर दो चेहरे सामने आते थे, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। ये विपक्ष के दो ऐसे चेहरे हैं जो समय समय पर विपक्षी एकता की वकालत करने के साथ ही उसकी कवायद में भी शामिल रहे हैं, मगर केसीआर ने इन दोनों को आज झटका दे दिया। नीतीश और ममता देखते रह गए और केसीआर ने तीसरा मोर्चा खड़ा करने की नींव रख दी। देखा जाए तो फिलहाल विपक्ष वर्सेस विपक्ष ही नजर आ रहा है। अब्दुल बशीर, खम्मम, आज तक। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत इसलिए की थी ताकि उसका फायदा उन्हें 2024 के चुनाव में मिल सके, मगर कांग्रेस की स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक तो विपक्षी दलों ने अब तक राहुल के नाम पर मोहर नहीं लगाई, दूसरा राहुल की अपनी पार्टी के नेता ही उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता मनप्रीत बादल कल तक राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो में थे, लेकिन आज उन्होंने खुद को बीजेपी के साथ जोड़ लिया। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक को कदमों से नापने निकले राहुल गांधी ने क्या सोचा होगा कि उनके सामने इस तरह से दोहरी चुनौती सामने आएगी। पहली चुनौती तो बीजेपी ही थी, जिसे हराने के लिए राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। जिस शहर में भी वो रहे, वहां से ऐलान करते रहे कि देश के लोगों ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे चोट किसको लगती है? किसान को लगती है, मजदूर को लगती है। बेरोजगारी की चोट हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं लगती, उनके बच्चों को नहीं लगती, हिंदुस्तान के आम नागरिक के बच्चों को लगती है। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की, बेरोजगारी के खिलाफ। राहुल गांधी बोलते रहे कि नफरत के माहौल में वो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस दुकान को खोलने में उनकी मदद कौन कौन करेगा। केसीआर को छोड़िए अखिलेश को, केजरीवाल को भी अब तक के लिए छोड़ दीजिए। इन्हें देखिए, ये पंजाब में कांग्रेस के बड़े चेहरे माने जाते थे। नाम है मनप्रीत बादल। मनप्रीत बादल एक दिन पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, मगर एक दिन के बाद ही ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कहते हैं कांग्रेस में घुटन थी, कांग्रेस को उसके मालिक चलाना ही नहीं चाहते, पूरी पार्टी को कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। पिछले 8-9 महीने से ये मंथन चल रहा था अपने दिलो दिमाग में और अपने इलाके के लोगों से, और जो लोग मेरा साथ और जो मेरे से प्यार करते हैं,
कि कांग्रेस पार्टी में एक घुटन थी। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जो है, हमें ये लगा, गलत हो सकते हैं, कि उनको पार्टी चलाने में इतनी दिलचस्पी नहीं है। आगे उन्होंने एक कुछ जैसे ये तो है तो लफ्ज सख्त, पर आगे मुलाजिम रखे हुए हैं, जो मुलाजिम चला रहे हैं, मालिक। मनप्रीत को कांग्रेस की रीत नहीं भाई, और अब वो बादल बनने लगे हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी के नए नेता